हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ ये प्रैक्टिकली हर किसी पर लागू होती है। आप में से बहुत सारे लोग जो नए नए इस फील्ड में आ रहे हैं, मीन्स अभी अभी उनके ऊपर केस हुआ है, उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या होती है, साहब हम लॉयर को कैसे चुनें। कई बार ऐसा होता है कि वो ये देखते हैं कि लॉयर की रेपुटेशन क्या है, और बहुत बड़ा लॉयर होता है, कोई सीनियर लॉयर होता है, उसको चूज कर लेते हैं। कई बार ऑनलाइन सर्च करके लॉयर की नियुक्ति करते हैं। ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति अपने लिए अच्छा ही चाहता है और अपनी समझ से वो अच्छे से अच्छे व्यक्ति को अपने मामले में नियुक्त करना चाहता है। अब दोस्तों, कई सारे लोगों की कंप्लेंट होती है कि साहब हमने जब अपने मामले के लिए लॉयर नियुक्त किए थे तो हमने देखा था कि भाई वो बहुत हाई प्रोफाइल लॉयर हैं, 8-10 लोग उनके पीछे घूमते हैं, 1-2 लाख रुपए उनकी फीस है, तो ये सब देखते हुए हमने उनको लॉयर अपॉइंट कर लिया था। अब दोस्तों, बात यह आती है कि इनिशियली उनका कहना होता है कि सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 4-5 डेट के बाद वो लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं और लॉयर उनको सीधा कह रहे हैं चलना है तो मेरे हिसाब से चलो, वरना बात खत्म, अपना केस किसी और से कराओ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं, अब किसी और को हायर करेंगे तो उतना पैसा फिर देना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतना नहीं होता। अब उनकी मजबूरी है कि उन्हें उसी लॉयर के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जिस लॉयर को आप करके रखते हैं, कुछ समय के बाद पता चलता है आपको कि उस बंदे को नॉलेज ही नहीं है। आपने गूगल से कुछ देख लिया, आपने उनसे डिस्कस किया और आपको पता चल गया उनके हाव भाव से कि उनको उस बारे में पता ही नहीं है। अब बहुत सारे मामले आते हैं, साहब हमने लॉयर को बोला 91 सीआरपीसी के लिए, वो कह रहे ऐसा कुछ होता ही नहीं, यानी उनकी प्रैक्टिस में वो चीज नहीं रही है। तीसरी चीज आती है जहां पर आप बहुत ही जूनियर लॉयर हायर कर लेते हैं, जिसको अभी उतना अनुभव ही नहीं है और कोर्ट के अंदर जाकर के इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है बोलने का, और जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी नहीं है। अब ऐसे में भी आप अपना मामला खराब करके बैठ जाते हैं। कई बार आप इस प्रकार के लॉयर हायर कर लेते हैं जिनकी एज बहुत ज्यादा होती है और आपको लगता है बहुत सीनियर काउंसिलिंग। उस बंदे ने एलएलबी करी होती है, अपना रजिस्ट्रेशन कराया होता है, कहीं और जॉब कर रहा होता है, वहां से रिटायरमेंट के बाद वो कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगता है। एज उसकी 65 साल होती है, लेकिन कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए उसे 3 ही साल हुए, यानी उसको पता ही नहीं है चीजें होती कैसे हैं। लेकिन आपने उसके बालों का कलर व्हाइट देखा, आपको लगा अनुभवी व्यक्ति है और आपने केस दे दिया, और इसमें भी आप फंस गए। अब कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन लॉयर्स को हायर करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, देखते हैं किसके रिव्यू ज्यादा अच्छे हैं, ये लोग सबसे ज्यादा फंसते हैं। कारण क्या है? ऑनलाइन सब कुछ बिका हुआ है, यानी हमारे पास खुद इतने कॉल आते हैं, साहब इंस्टाग्राम पर हम आपको ब्लू टिक दे देंगे, इतने पैसे लगेंगे, इतने आपके फॉलोवर हो जाएंगे, उसके इतने पैसे लगेंगे, इतने आपको पॉजिटिव रिव्यू मिल जाएंगे, यानी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जिनको इसके बारे में नहीं पता वो इस बारे में बहुत अच्छे से जान लें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई आपका प्रोफेशन है, तो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग वाले आपको दिन भर कांटेक्ट करते रहते हैं, जो आपको यही कहते हैं साहब आपको 500 पॉजिटिव रिव्यू दे देंगे, आपका 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। कोई कहता है साहब हमारी कंपनी 15,000 रुपए लेगी और आपके एक ही दिन में इतने फॉलोवर हो जाएंगे। तो अगर आप ये रिव्यूज देख करके जा रहे हैं तो दोस्तों, आज के समय पे मैक्सिमम रिव्यूज फेक होता है, यानी आप ऑनलाइन भी भरोसा किसी पर नहीं कर सकते। अब बात आती है कि आप फिर लॉयर चुने कैसे। अब आपको कैसे पता चले कौन सा लॉयर आपके मामले के लिए सही रहेगा? सबसे पहले आप अपने केस की प्रकृति यानी कि नेचर देखिए। आप कौन सा केस फाइट करने के लिए लॉयर को ढूंढ रहे हैं। अगर आपका केस है डाइवोर्स केस, आपका केस है चाइल्ड कस्टडी केस, तो फर्क नहीं पड़ता, आप सिविल लॉयर से भी लड़वा सकते हो और क्रिमिनल लॉयर से भी लड़वा सकते हो। लेकिन आप अगर कोई क्रिमिनल केस फाइट कर रहे हैं, जैसे कि आपका 498 हो गया, या आपके ऊपर 376 का कोई केस लगा हुआ है, या फिर आपके ऊपर पॉक्सो का कोई केस लगा हुआ है, या आपके ऊपर मार पिटाई का कोई केस लगा हुआ है, इस प्रकार के केसेस को अगर आप फाइट करा रहे हैं तो इसके लिए आपको एक क्रिमिनल लॉयर चाहिए। यानी पहली चीज आपको कैटेगरी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको सिविल लॉयर के पास जाना है या आपको क्रिमिनल लॉयर के पास जाना है। दूसरी चीज, अब चूज किसे करें। देखिए, ऐसा होता है आपको कोशिश करनी चाहिए जो भी लॉयर आप हायर करें वो खुद कोर्ट के अंदर अपीयर होता हो, खुद आर्ग्यूमेंट करता हो, खुद क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हो, अपने हाथ से सब कुछ करता हो। कई बार लोगों की कंप्लेंट रहती है कि साहब हमने जिसे लॉयर हायर किया है वो अपनी चेयर से हिलता ही नहीं है, और हर डेट पे जूनियर ही आते हैं, जूनियर ही सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ हो ही नहीं रहा है हमारे मामले में। हम तो केवल जाते हैं और फीस देते हैं, लेकिन हमारा लॉयर कभी आज तक एक बार भी कोर्ट रूम में अपीयर नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आप पहले यह देख लें कि जिस लॉयर को आप हायर कर रहे हैं वो खुद से वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तीसरी चीज, बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि लॉयर केस ले लेता है, लेकिन उसको उस केस के बारे में नहीं मालूम या एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वो किसी और को उसमें एंगेज करता है और वो कुछ पार्ट अपने पास रखता है, कुछ उसको देता है, और दूसरा लॉयर उसके बेसिस पे लड़ रहा होता है। अब आप इनडायरेक्ट जा रहे हो ऐसे करके। तो ये प्रक्रिया जहां रहेगी, हमेशा आपको
दिक्कत आनी तय है। तो ये आप निर्धारित कर लें कि जिस व्यक्ति को आप केस दे रहे हो उसको एक्चुअल में केस लड़ना आता है। कई बार दोस्तों फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम आती है, तो इस फाइनेंस को लेकर भी ये जरूरी है कि आप इनिशियली ही सब कुछ खुल करके डिसाइड कर लें। यानी आप उनसे पूछ लें, साहब आपकी वन टाइम फीस कितनी है, आप अगर इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो कैसे लेंगे, आप अगर पर डेट के हिसाब से लेंगे तो कैसे लेंगे। फिर आपको जो भी सही लगता है वैसा आप निर्धारित करें, और साथ ही साथ ये क्लैरिटी जरूर ले लें कि साहब इसके अलावा कोई एडिशनल या हिडन चार्जेस तो नहीं होंगे। क्योंकि ये अधिकतर लोगों की कंप्लेंट होती है, साहब पहले हमारा 1 लाख में तय हुआ था, मैंने 1 लाख दे दिया, अब मेरे से 50 और मांग रहे हैं, मेरे पास है नहीं, मेरी इतनी नौकरी नहीं है, या और कुछ प्रॉब्लम। तो ऐसे में भी आप फंस सकते हैं। स्टार्टिंग में फाइनेंशियल सही तरीके से तय होने बहुत ही जरूरी है। अब फिर इसके आगे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि साहब मैंने सब कुछ देखभाल करके अपना लॉयर किया था, लेकिन आज मैं अपने लॉयर से संतुष्ट नहीं हूं और मैं अपना एडवोकेट चेंज करना चाहता हूं, तो क्या मैं चेंज कर सकता हूं? दोस्तों बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका राइट होता है कि एक केस के अंदर आप कभी भी लॉयर को चेंज कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही केस में आपकी तरफ से 2 एडवोकेट हों, सब कुछ पॉसिबल है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, जो पहले वाला लॉयर होता है उसको आपको इन्फॉर्म करना होता है कि आप लॉयर चेंज कर रहे हैं और उससे एनओसी लेनी होती है। हालांकि जो एनओसी की प्रक्रिया है ये हर जगह पे नहीं है, कुछ जगहों पर है, कुछ जगहों पे नहीं। तो आपको अपने यहाँ देखना पड़ेगा, आपके यहाँ प्रैक्टिस में अगर एनओसी की प्रथा है तो पहले वाले लॉयर से आपको एनओसी लेनी होगी। मैक्सिमम लॉयर्स आपको एनओसी दे भी देते हैं, लेकिन अगर आपका कुछ पेंडिंग है, कुछ फाइनेंशियल आपके बीच में तय हुआ और कुछ पेंडिंग है, तो लॉयर आपसे जरूर कहेगा कि पहले मेरा आप पेंडिंग क्लियर करो, तब मैं आपको एनओसी दूंगा। और फिर उनसे एनओसी लेके आप जो भी वकील उसमें नियुक्त करना चाह रहे हैं उन वकील साहब को आप नियुक्त कर सकते हैं। या अगर आप ऐसा चाहते हैं कि पहले वाला लॉयर भी रहे और दूसरा लॉयर भी रहे तो ये भी पॉसिबल है। ऐसे में केवल आपको पहले लॉयर को बताना होगा कि मैं इस नए लॉयर को भी इसमें एंगेज कर रहा हूं, और आपको एक वकालतनामा उनका भी लगा देना और एक एप्लीकेशन जाएगी, पहले से मेरे लॉयर हैं और मैं एक और लॉयर को नियुक्त करना चाहता हूं, मुझे उसकी अनुमति प्रदान की जाए। तो आपके 2 लॉयर या 3 लॉयर भी एक ही केस में हो सकते हैं। और अगर कुछ मामलों में ऐसा होता है जहां पे आदमी कहता है कि सर मैं बहुत परेशान हो गया हूं, अभी मैं कोई लॉयर अपॉइंट नहीं करना चाहता, जो मेरे पहले वाले लॉयर से उनसे भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, उन्हें मैं हटाना चाहता हूं, तो ऐसे में कोर्ट को आपको एक एप्लीकेशन देनी होती है, आज दिनांक पे मैं जो है अपने जो लॉयर पूर्व में काम कर रहे थे इनको नहीं रखना चाहता हूं और मैं स्वयं अपने केस की पैरवी करना चाहता हूं। तो उसके बाद से आप खुद अपने केस की पैरवी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करके इस वीडियो में आपको सारी परिस्थितियां बताया हूं जो प्रैक्टिकली आप लोगों के सामने आज के समय दिक्कत आ रही है। लॉयर कैसे चेंज करना है, नया लॉयर कैसे हायर करना है, 2 लॉयर एक साथ कैसे नियुक्त करने हैं, कौन से केस के लिए कौन सा लॉयर होना चाहिए और लॉयर की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए। तो आपको हमेशा ये देखना चाहिए लॉयर की जो एज है वो 40 से 50 के बीच में हो। बहुत ज्यादा बुजुर्ग लॉयर को अगर आप हायर करोगे तो भी दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा जूनियर बच्चे को आप हायर करोगे तो भी आपको दिक्कत आती है। और दूसरी बात, जिस लॉयर को आप हायर कर रहे हो वो खुद से वर्क करना जानता हो, उसका कुछ वर्क एक्सपीरियंस हो, वो कोर्ट के अंदर कॉन्फिडेंटली बोलता हो, काम करता हो खुद से। तो ये इस प्रकार से आप एक हद तक प्रिकॉशंस लेकर के अच्छे लॉयर को चूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने आपको बताया ऑनलाइन रिव्यूज पर आप आज के समय पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, और ना ही आप इस तरह से लॉयर नियुक्त करिए कि भाई ये लॉयर था, उसके पीछे 10 लोग चल रहे थे तो वो बहुत बड़ा लॉयर है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इन सब चीजों में कोई भी सच्चाई नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कई लोग मुझे कहते हैं कि साहब आप तो कोर्ट की ड्रेस में वीडियो नहीं बनाते। मैंने कहा क्यों बनाऊं मैं कोर्ट की ड्रेस में वीडियो, मैं तो जिम से आता हूँ, जिम से आने के बाद सुबह सुबह वीडियो शूट कर लेता हूँ, उसके बाद टाइम ही नहीं होता पूरे दिन। तो मेरे कहने का मतलब है इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मेन चीज तो नॉलेज है ना। जिस बंदे को नॉलेज है वो चाहे अकेला ही कोर्ट में जा रहा तो काफी है, जिसको नॉलेज नहीं है वो पीछे 10 लोगों को लेके जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 लोगों को लेके जाना बड़ी बात थोड़ी है। स्कूल कॉलेज के बच्चे आते हैं, उनको अपने साथ अटैच कर लो, बेचारे सीखने की मंशा से फ्री में आपके पीछे पीछे चलने को रेडी हो जाते हैं। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो एक सिंपल सी चीज है। लेकिन दोस्तों ये इस बात का आधार नहीं हो सकता कि जिसके पीछे 10 लोग चल रहे हैं वो बड़ा लॉयर हो गया, जिसके पीछे 2 लोग चल रहे हैं वो उससे छोटा लॉयर हो गया, और जो अकेला जा रहा है वो खाली लॉयर हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि मैं तो कहूंगा इसका उल्टा होता है बिल्कुल। जो लॉयर अपने आप अकेले काम कर रहा है उसकी नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसकी प्रैक्टिस, उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होगा, क्योंकि वो छोटे से लेके बड़ा काम अपने आप अपने हाथ से करता है। दोस्तों कोर्ट में केवल लॉ काम नहीं करता, इसके अलावा जो प्रैक्टिस होती है, जो क्लैरिकल लेवल के काम होते हैं, ये भी बहुत मायने रखते हैं। कई बार इन क्लैरिकल लेवल के काम से ही आपको सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो जो बंदा ये क्लैरिकल लेवल के काम भी करना जानता हो, साथ ही साथ उसकी लॉ की प्रैक्टिस भी अच्छी हो और साथ ही साथ वो कॉन्फिडेंट भी हो, वो आपके केस को एक अलग मुकाम तक पहुंचा सकता है। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी शहर में रहते हैं, अपने शहर में थोड़ी R&D करिए और वहां पे इस तरह से इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने लॉयर की नियुक्ति कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।